हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में आए बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद। जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं वो ही मंजिल को पार करते हैं। अरे एक बार चलने का हौसला तो रखो दोस्तों, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गणपत आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देर न करते हुए दोस्तों देखते हैं हम हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों, कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि क्या विशेषता है इनकी कि इनके तेल में ईसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। कैनोला क्या है? एक प्रकार का सरसों है, सरसों की किस्म है कैनोला। इसमें क्या होता है, इसकी एक विशेषता है कि इसके तेल में ईसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। तो ये हमारा आज का आंसर। इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो दोस्तों, बैक्टीरिया को या सूक्ष्म जीवाणु को किससे देखा जाता है? तो कंपाउंड दूरबीन द्वारा। किसके द्वारा देखा जाता है? कंपाउंड दूरबीन द्वारा देखा जाता है। अब देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, स्पंजी टिश्यू या स्पंजी ऊतक। टिश्यू किसे कहते हैं? ऊतक को। तो स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है। तो दोस्तों, स्पंजी ऊतक जो है एक गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की अल्फांसो प्रजाति का क्या हो रहा है? निर्यात कुप्रभावित हो रहा है। तो अल्फांसो क्या है? एक आम की प्रजाति है जिसका स्पंजी ऊतक के कारण क्या हो रहा है? निर्यात कुप्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़ें जो हैं पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थल में जो पौधे होते हैं आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, तो उनकी जो जड़ें हैं वो पानी की तलाश में कैसी हो जाती हैं? लंबी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हेलोफाइट। उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य यांत्रिक अभिलंब के लिए अन्य पौधों पर निर्भर हैं। किसके लिए निर्भर हैं? यांत्रिक अवलंब के लिए वो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। कौन? एपीफाइटस। अगला प्रश्न हमारा, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अधिशोषण किस माध्यम से करते हैं? तो जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण जड़ों के बलों द्वारा करते हैं। किसके? जड़ों के बालों द्वारा करते हैं। तो जड़ों में जो छोटे छोटे वाल टाइप के दिखाई देते हैं उनके द्वारा ही जो पौधे हैं वो जल की मात्रा की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुत ही अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं। किसे कहते हैं? जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा परिणाम देती है?
पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा परिणाम देती है। तो पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा जल का प्रकाश अपघटन क्या करती है? जल का प्रकाश अपघटन करती है। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा क्या करती है? जल का प्रकाश अपघटन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? तो मेथेन गैस के लिए आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। किससे? वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियां अर्थात मत्स्य मर जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जल से बाहर जब हम मत्स्य को अर्थात मछली को निकालते हैं तो वे क्या करती हैं? वे श्वास नहीं ले पाती हैं, इसलिए वो क्या होती हैं? मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है। तो मछलियों में सामान्यतः जो श्वसन होता है वो गलफड़ों द्वारा होता है। सभी को इस प्रश्न का आंसर आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सेब के फल में लाली का कारण है। सेब के फल में लाली होती है जो, उसका क्या कारण है? तो एंथोसायनिन के कारण सेब जो होता है उसमें लाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? तो जो टमाटर होता है वो लाइकोपीन के कारण लाल रंग का होता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न हमारा, ईस्ट और मशरूम क्या है? तो दोस्तों ईस्ट और मशरूम दोनों एक फफूंद हैं अर्थात फंजाई। क्या है? फंजाई अर्थात फफूंद हैं। ईस्ट और मशरूम दोनों क्या हैं? फंजाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मशरूम क्या है? मशरूम अभी हमने बताया फफूंद अर्थात कवक अर्थात फंजाई। फंजाई इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंजाई, और हिंदी में कहते हैं, विज्ञान की भाषा में कहते हैं कवक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कपास का प्रमुख घटक क्या है? कपास का जो प्रमुख घटक है वो है सेलुलोज। सेलुलोज कपास का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइकन मिश्रित जीव है। लाइकन मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। तो जो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं वो लाइकन मिश्रित जीव कहलाते हैं। जो कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लाइकन मिश्रित जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो मॉर्फिन फलों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? फलों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम पोस्त पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? पोस्त पौधे के अधपके भाग से, अधपके फल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा, कीटवर्धन क्या है? कीटवर्धन क्या है? तो दोस्तों कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान, कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान को हम कीटवर्धन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कीटवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये तो सभी लोगों को इसका आंसर आ गया होगा क्योंकि हम सभी लोग किसान हैं। कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत किसे कहा जाता है? केंचुआ को। केंचुआ को कृषि जो किसानों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाद्य वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर जैव उर्वरक है। केंचुआ, केंचुआ क्या है? वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर जैव उर्वरक है, इसलिए ही इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? तो सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। कैसे याद रखें कि सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं? तो जैसे कोई भी सब्जी के लिए लगाता है ना, बोली ओलेरी सब्जी। ठीक है, तो ओलेरी कल्चर किसको कहते हैं? सब्जियों की खेती को। अगला प्रश्न हमारा,
तने के रूपांतरण के उदाहरण हैं। तो तने की जो तना, तो गन्ना एक तना है, आलू एक तना है और अदरक भी क्या है, तना। तो तने के रूपांतरण के उदाहरण क्या है, गन्ना, आलू, तना। अगर आज से आपसे कोई पूछे कि गन्ना क्या है तो आप बोलेंगे तना है, आलू क्या है तो क्या है, एक तना है, अदरक क्या है, एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण हैं। जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण हैं। तो जड़ों के रूपांतरण शलजम, गाजर, शकरकंद, ये क्या है, जड़ हैं। दोस्तों आलू, और अभी हमने बताया था जैसे आलू है तो वो क्या है, तना है ना कि जड़। अदरक है वो क्या है, तना है ना कि जड़। लेकिन शलजम, गाजर, शकरकंद ये क्या है, तीनों ये जड़ हैं। ये क्या है, जड़ हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो दोस्तों प्याज के अगर हम छिलके उतारते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जो प्याज है वो सल्फेनिक अम्ल को निष्कासित करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे प्याज के जो छिलके हैं उन्हें छीलने से हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज काटने पर कौन सा एंजाइम निष्कासित होता है। तो दोस्तों अगर अम्ल की बात करें तो सल्फेनिक अम्ल निष्कासित होता है, और अगर एंजाइम की बात करें तो प्याज काटने पर सिंथेज एंजाइम निष्कासित होता है। कौन सा एंजाइम, सिंथेज एंजाइम निष्कासित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में पाई जाती है। कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में पाई जाती है। तो कुनेन सिनकोना के छाल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, छाल में। कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में पाई जाती है, तो छाल में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है। अभी हमने बताया था लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होता है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है, तो करिका जैंथिन। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है, करिका जैंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। पपीते का वनस्पतिक नाम क्या है, तो पपीते का वनस्पतिक नाम है कैरिका पपाया। क्या है, कैरिका पपाया। और इसका पीला रंग भी कैरिका जैंथिन के कारण होता है। तो पपीते का वनस्पतिक नाम भी क्या हो गया, कैरिका पपाया, मीन्स पपीता होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है, तो दोस्तों लौंग क्या है, मसालों में से एक पुष्प कलिका है। केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर सूखा मिश्रण होता है किस किस का, फूल के बीज बनाने वाले भागों का। केसर किसका मिश्रण होता है, केसर सूखा मिश्रण किसका होता है, तो जो फूल के बीज बनाने वाले भागों का, जो फूल होते हैं, जो बीज बनाने वाले फूल होते हैं उनके भागों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा एक फल है, तो दोस्तों भिंडी क्या है, एक फल है। भिंडी क्या है, एक फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो कॉर्क क्वेकर्स से प्राप्त होता है। किससे, कॉर्क क्वेकर्स से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है। लहसुन की गंध का कारण है दोस्तों सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के कारण लहसुन की गंध आती है। अगला प्रश्न हमारा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो दोस्तों जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। क्या है, पुष्प जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, लाल मिर्च तीखी होती है तो उसमें दोस्तों क्या उपस्थित होता है, उसमें कैप्सेसिन उपस्थित होता है। क्या होता है, उसमें कैप्सेसिन उपस्थित होता है जिसके कारण लाल मिर्च तीखी होती है। अगला प्रश्न, रेशम का कीड़ा अर्थात सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में, कौन से, प्यूपा या कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। फाइबर ऑफ कॉमर्स क्या करता है, पैदा करता है। तो कोशित अर्थात प्यूपा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। रेशम कीट किन पर पनपता है, तो रेशम कीट सहतूत की पत्तियों पर पनपता है। रेशम का जो कीट है वो किस पर पनपता है, सहतूत की पत्तियों पर पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
कोनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, अभी बताया था हमने। कोनेन सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है। किससे होती है? सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है, जो मलेरिया की प्रमुख औषधि है। और जो वह किससे प्राप्त? एक आवृत बीजी पादप से, अर्थात आवृत बीजी पौधे से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो बताया था छाल से आती है। मलेरिया निदान हेतु आर्ट्रीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो दोस्तों मलेरिया के लिए आर्ट्रीथर नाम की जो औषधि है वो बीजीय पादप से प्राप्त होती है। और जो मलेरिया जो कोनेन औषधि है, जो कोनेन औषधि है वो किससे प्राप्त होती है? वो आवृत बीजी से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह क्या है? तो दोस्तों क्लोरोक्वीन ने इसे क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया है। अगला प्रश्न हमारा, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? दोस्तों डायटम समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। डूबने से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो डायटम समूह के जो जीव होते हैं उनसे पता लगाया जा सकता है किस व्यक्ति की या किस जीव की मृत्यु की किससे हुई है? डूबने से हुई है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को नियोनेटोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोनेटोनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलमिन्थोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला और आज का लास्ट प्रश्न हमारा, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विषों के अध्ययन से। किसके? विषों के अध्ययन से है। दोस्तों एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसका संबंध किसके अध्ययन से है और आपको ट्रिक के साथ पूरा रटवा देंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।